हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको +2 क्लास का मैक्रो का 6 चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। इसका नाम है मुद्रा का अर्थ, कार्य और प्रकृति, यानी मनी का मीनिंग, फंक्शन और एंड सप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा का क्या अर्थ है और उसका विकास कैसे हुआ, अर्थात इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखिए, जो एक्सचेंज होता है, विनिमय जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है। एक्सचेंज एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है हमारी लाइफ की। इसलिए जो हिग्स नाम के जो अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था की परिभाषा पारस्परिक विनिमय प्रणाली के रूप में की है। अर्थात उन्होंने इकोनॉमी को एक्सचेंज के एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिफाइन किया है जिसमें हम गुड्स का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत रूप से जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम उत्पादन नहीं कर सकते। मान लीजिए, एक व्यक्ति कपड़ा बनाता है, दूसरा व्यक्ति गेहूँ उत्पन्न करता है, तीसरा व्यक्ति जूता बनाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जूता बनाए वो कपड़ा भी उत्पादन कर सके और गेहूँ भी उत्पादन कर सके। इसलिए कपड़े वाले को जूते वाले पर और गेहूं वाले पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार जूते वाले को कपड़े वाले पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इस निर्भरता के कारण ही वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। मीन्स हम जो एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हमारी इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के बाद। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इसलिए डिपेंड होता है कि वो अपनी सभी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है कि हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, यानी वस्तुओं का लेन देन करें। तो अब आपके सामने एक टॉपिक आएगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थात विकास कैसे हुआ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब आवश्यकताओं में अधिक विविधता नहीं पाई जाती थी, जब हमारी नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी, तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप में, वस्तुओं के रूप में विनिमय कर लिया जाता था। पुराने समय में, एनिशिएंट टाइम में, हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। इसलिए हम एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन कर लेते थे प्रत्यक्ष रूप से। मीन्स जैसे एक व्यक्ति अगर गेहूं उत्पन्न कर रहा है और दूसरा चावल उत्पन्न कर रहा है, तो गेहूं वाला चावल प्राप्त करने के लिए चावल वाले को गेहूं दे देता था और चावल वाला गेहूं के बदले में चावल के बदले में गेहूं प्राप्त कर लेता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में एक ग्रामीण समुदाय, यानी एक जो रूरल सोसाइटी होती थी, उसमें जूता बनाने वाला शूज मेकर जो होता है, एक किसान के गेहूं के बदले में जूता बनाता था। पुराने समय में मान लीजिए एक जूता बनाने वाला है, तो वो उसे गेहूं चाहिए था, तो गेहूं के बदले में जूता बनाता, और गेहूं वाला जूते के बदले में गेहूं का उत्पादन करता। और कृषि श्रमिक जो था, कृषि श्रमिक जो लेबर खेतों में काम करती है, कृषि श्रमिक का मतलब उससे है, वो अनाज के लिए खेतों में काम करता था। आजकल भी आप देखते हैं कि जब कटाई का समय होता है, तो बहुत से लोग फसल काटने जाते हैं और उन्हें बदले में क्या मिलता है? गेहूं मिलता है। आजकल प्रचलन में पैसे भी आ गए हैं, लेकिन अब भी ये जो चीज़ है प्रचलन में है। काफ़ी जगह पर अब भी कटाई करने वाली लेबर को उसकी मेहनत के बदले में, अर्थात काटने के बदले में, पैसे के स्थान पर गेहूं ही दिया जाता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था चलती रहती थी, और पहले समय में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी यानी देश ऐसे ही चलता था। विनिमय की इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं में किया जाता था,
उस एक्सचेंज के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं के रूप में लेन देन किया जाता है, अर्थात क्रय विक्रय होता है। एक व्यक्ति जिस वस्तु को ज्यादा उत्पन्न करता है वह दूसरी वस्तु खरीदने के लिए उस दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु बेच देता है और उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु को स्वयं खरीद लेता है। लेकिन इस व्यवस्था में जो धन है यानी मुद्रा है, मनी जिसको आप कहते हैं, उसका यूज नहीं होता था। परंतु आवश्यकताओं में विविधता बढ़ जाने के कारण, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बदला, मॉडर्न टाइम आया, तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी। हमें पंखे के साथ साथ, पहले जैसे आप जानते हैं कि भाई पहले हाथ का पंखा यूज करते थे, लेकिन उसके साथ साथ सीलिंग फैन की आवश्यकता हुई, कूलर की आवश्यकता हुई, एसी की आवश्यकता हुई। ये आवश्यकताएं हमारी धीरे धीरे बदली। मोबाइल फोन आ गए प्रचलन में, एलईडी एलसीडी आ गई प्रचलन में। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं अधिक हुई तो उसके फलस्वरूप जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी जो वस्तुओं के रूप में जो वस्तुओं को लेन देन का जो सिस्टम था, वो एक अव्यवहारिक प्रणाली और अप्रभावपूर्ण प्रणाली सिद्ध हुई। यानी ऐसी प्रणाली सिद्ध हुई जिसे आप व्यवहार में नहीं ला सकते या जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। क्योंकि आज मान लीजिए हम विदेश का कोई मोबाइल यूज करते हैं, तो अगर पहले वाला सिस्टम होता, वस्तु विनिमय प्रणाली होती, तो हम उसके बदले में उसको मनी ना दे करके उसकी पेमेंट वस्तुओं में करते। ये बड़ा अटपटा सा लगता आज के समय विनिमय की। इसके बाद है, इस स्थिति में मनुष्य ने मुद्रा अर्थात एक ऐसे साधन का आविष्कार किया जिसे सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो जब ये व्यवहारिक ना हो करके अव्यवहारिक जो प्रणाली सिद्ध हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो लोगों को एक ऐसी वस्तु की, या यूं कहिए कि ऐसे साधन की आवश्यकता महसूस हुई जिसके माध्यम से क्रय विक्रय को आसान बनाया जा सके, जिसे कि हम मुद्रा कहते हैं, और जिसकी सामान्य स्वीकृति हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसे लेने से मना ना करे। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में तो आप जानते हैं, मान लीजिए आपने गेहूं ज्यादा उत्पन्न किया है और एक व्यक्ति ने चावल उत्पन्न किया है। आप गेहूं के बदले में चावल तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो चावल के बदले में कपड़ा लेना चाहता था, तो आपका लेन देन नहीं होता था, इम्पॉसिबल होता था। लेकिन आज क्या होता है, मुद्रा के प्रचलन के बाद आप देखते हैं कि आज अगर हमने गेहूं उत्पन्न ज्यादा किया है तो हम उस गेहूं को मार्केट में ले जाकर पैसा प्राप्त कर लेते हैं और उस पैसे से अपनी कोई भी आवश्यकता की जो हमें जरूरत की वस्तुएं हैं वो उससे हम खरीद सकते हैं। तो इसमें सामान्य स्वीकृति का मतलब है कोई भी व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर ले, अर्थात उसे लेने से मना नहीं करे। आप जो भी पैसा अपने गेहूं को बेचकर प्राप्त करते हैं उससे कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। क्या कोई उस पैसे को लेने से मना करता है? ऐसा नहीं होता। तो शुरू में प्रारंभ में सोने और चांदी के धातुओं के सिक्के प्रचलित थे। प्राचीन समय में, आज से 50-60 साल पहले, सोने चांदी की करेंसी जो होती थी, मुद्रा मनी जो होती थी, सिक्के आज भी आपको देखने में मिलते होंगे, तो उसका प्रचलन था, यानी लेन देन सोने चांदी के सिक्कों में होता था। परंतु धीरे धीरे कागजी मुद्रा के साथ साथ अन्य धातु के सिक्के भी प्रचलन के लिए जारी किए जाने लगे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ कागजी मुद्रा यानी जिसको हम पेपर मनी कहते हैं, और उसके साथ साथ कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स जो है वो भी सर्कुलेशन में आ गए। वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है उसमें तो ऋण कार्ड तथा साख कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का युग है, और आज आप देखते हैं मॉडर्न युग है तो इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अर्थात प्लास्टिक मनी के रूप में प्रचलन में है, यानी सर्कुलेशन में है। नहीं, आप
देखें तो पहले सोने चांदी की सिक्का, सबसे पहले तो वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में विनिमय, लेकिन वो एक अव्यवहारिक प्रणाली सिद्ध हुई। उसके बाद सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में आए, जिसे कि हर व्यक्ति लेने को तैयार हो जाता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता कागजी करेंसी प्रचलन में आई और कुछ धात्विक सिक्के यानी मेटल कॉइन्स जो है उनका प्रचलन होने लगा, अर्थात चलन में वो आए। अतएव मुद्रा का जन्म विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ। इट मीन्स जो मनी है उसको का जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो मेन मोटिव उसका जो था वो था एक्सचेंज कराना। अर्थात मनी के माध्यम से आप अपनी वस्तु, आवश्यकता की वस्तु खरीद सकते हैं और मनी और अपनी वस्तु को बेच करके मनी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा की परिभाषा, तो यहाँ आप मुद्रा की परिभाषा या अर्थ देखेंगे। मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु के रूप में हो सकती है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। तो आपने यहाँ पढ़ा कि मुद्रा क्या है। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे सामान्य स्वीकृति हो, अर्थात जनरली जो एक्सेप्ट की जा सके, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसे लेने से इनकार ना करे। इसके बाद बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, पीछे भी बताया आपको। विनिमय अंतर्निर्भरता का प्रतीक है, यानी जो एक्सचेंज है वो इंटरडिपेंडेंसी का सूचक होती है, इंडिकेटर होती है। और साथ में विनिमय की जरूरत तब पड़ती है जब जितना आपके पास में है वह या जितनी मात्रा में आप उत्पादन करते हैं वह आपकी जरूरत से अधिक है। यानी कोई भी देश एक्सचेंज तब करता है जब उसके लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो गई हों। एक इंडिविजुअल लेवल पर लगा लीजिए, समाज के आधार पर, या एक जो सोसाइटी के आधार पर लगा लीजिए, एक देश के आधार पर। अगर आपने जो उत्पादन किया है वो आपकी आवश्यकता से अधिक है तभी आप लेन देन करेंगे। मान लीजिए एक किसान के परिवार में 10 मेंबर हैं और उनको 10 क्विंटल की आवश्यकता है एक साल में, ठीक है। तो और वो 20 क्विंटल उत्पादन करते हैं, तो 10 क्विंटल उन्होंने अतिरिक्त एक्सेस प्रोडक्शन किया तो वो 10 क्विंटल को मार्केट में बेच देते हैं। तो नीड जो है उससे उनकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता है। बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। वस्तुओं के लिए विनिमय किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन होता है। परिभाषा आप देख रहे हैं, आरपी केन एक अर्थशास्त्री में वो कहते हैं वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के रूप में प्रत्यक्ष विनिमय है। यानी जो बार्टर सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी मनी का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता, खरीदा और बेचा जाता। आजकल आप देखते भी होंगे कि बहुत से लोग गलियों में पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन बेचते हैं। तो वहां आपने देखा कि आपने कपड़े दिए और उन्होंने आपको बर्तन दे दिए, तो वहां मनी का यूज नहीं हुआ, तो वो भी बार्टर सिस्टम है। इसके बाद है एक एग्जांपल दिया, एक किसान के रूप में। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास अगर चावल आपकी आवश्यकता से अधिक है, यानी आपने जो राइस है वो ज्यादा प्रोडक्शन किया अपनी नीड से ज्यादा, तो आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जो जिसे चावल की जरूरत हो और जिसके पास देने के लिए कपड़ा है, जिसकी आपको जरूरत है। यानी आपने चावल आपकी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन किया है लेकिन आपको कपड़ा चाहिए, तो आपको पहले ऐसे व्यक्ति को तलाश करना पड़ेगा जो आपका चावल ले सके और आपको बदले में कपड़ा दे सके। एक्सचेंज तभी होता था। लेकिन अगर एक व्यक्ति आपका चावल तो ले सकता है लेकिन आपको कपड़ा नहीं दे सकता, तो वहां एक्सचेंज नहीं होता। इसका अर्थ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग।
द्विमार्गीय डबल वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डबल वे होता है, अर्थात एक दूसरे को वस्तु दे रहा है, दूसरा भी पहले वाले व्यक्ति को वस्तुएं दे रहा है। आपकी कपड़े की आवश्यकता किसी अन्य व्यक्ति की चावल की आवश्यकता से मेल खानी चाहिए। उस सिस्टम में ये जरूरी था कि आप जिसको कपड़ा देना चाहते हैं, या यूं कहिए कि आप जिससे कपड़ा लेना चाहते हैं वो चावल चाहता हो, और आपके पास चावल अधिक होना चाहिए और उसके पास कपड़ा होना अधिक होना चाहिए, तभी एक्सचेंज होता था। वर्तमान समय में एट प्रेजेंट आप क्या करते हैं, अगर आप एक किसान हैं और आपने चावल ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तो आप अपने चावल को मार्केट में बेच देते हैं, वहाँ से आपको पैसा में मनी मिल जाती है, उस मनी से आप कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। इस प्रकार चावलों का मुद्रा के साथ और कपड़े का भी मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है। आज के समय में मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, यानी मनी है जो वो एक्सचेंज के रूप में कार्य करती है, काम करती है। वस्तु अर्थव्यवस्था, सीसी इकोनॉमी। अब सीसी इकोनॉमी क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। इट इज द इकोनॉमी इन विच गुड्स या कॉमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई विनिमय का माध्यम नहीं होता था, यानी मनी की तरह कोई एक्सचेंज का मीडियम नहीं था जहां वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से, यहाँ वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का भी आपको बता दिया। सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी, यानी वस्तु। कॉमोडिटी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी कहते हैं जहाँ गुड्स को गुड्स के या कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के रूप में एक्सचेंज किया जाता है, अर्थात वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है। वस्तु अर्थव्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। अतः वस्तु अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ डिफिकल्टीज हैं। यानी जब बार्टर सिस्टम प्रचलन में था उस समय हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती थी जिन्हें हमने फेस करना होता था। तो सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग में कठिनाई। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक पूर्व शर्त है, अर्थात डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है एक मेन कंडीशन है बार्टर सिस्टम की। इसका मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करना। किंतु यह दुर्लभ घटना है, अर्थात ये जो इंसिडेंट होता था वो एक बहुत ही रियर केस हो सकता था कि आपको इजीली वो व्यक्ति मिल जाए जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके और आपकी वस्तु को ले सके। वास्तव में बड़ा कठिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसे आपके घोड़े की आवश्यकता हो, यानी मान लो अब यहाँ आपके पास घोड़े ज़्यादा हैं और उसके पास आपको देने के लिए गाय हो। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं जिसकी कि आपको आवश्यकता है। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय बहुत ही सीमित स्तर पर लिमिटेड होता था। यानी आप अगर कहें तो अगर आपने घर में खीर बनानी है और उसके लिए चावल चाहिए तो पहले आपने ऐसे व्यक्ति को तलाश करना पड़ेगा जो आपको चावल दे दे और बदले में जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है वो ले ले। सेकंड जो प्रॉब्लम है वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत, यानी ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था वो एक रियर इंसिडेंट होता था, घटना होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में ट्रेड कॉस्ट जो थी बहुत हाई होती थी। ट्रेड कॉस्ट का मतलब है कि आप लेन देन जो करते थे उसमें बहुत लागत आती थी, अर्थात पहले उस आदमी को ढूंढना, उसको सर्च करना जो आपकी वस्तु ले सके और आपको आपके आवश्यकता की वस्तु दे सके। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रकार की लागतें हैं। एक तलाश की लागत यानी सर्च कॉस्ट कहते हैं, उस व्यक्ति को ढूंढने की लागत या तलाश करने की लागत जिसकी जरूरत आपसे मेल खाती है। इसमें समय की बहुत बर्बादी के रूप में अवसर लागत शामिल है। यह समय कुछ अन्य कार्यों में आप बिता सकते थे,
यानी आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो चावल आपको दे सके, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, उसमें आप 2-3 दिन में और काम करके अर्न कर सकते थे। तो ये ट्रेडिंग सर्च कॉस्ट थी। दूसरा डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, यानी प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। उपयुक्त व्यक्ति जो कि आपको आपकी आवश्यकता की वस्तु दे सके और आपकी वस्तु ले सके, उसकी प्रतीक्षा असुविधाजनक है। यानी उसको खोजना, चावल खीर आज खाना चाहते हैं आप, लेकिन 3 दिन बाद वो व्यक्ति मिला और आपको उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, और वेट करना व्यक्ति के व्यवहार में नहीं होता है, ये आप जानते हैं। इसमें उसको बहुत असुविधा होती थी, अतः यह लागत प्रतीक्षा की अनुपयोगिता के रूप में खर्च करनी पड़ती थी। इसके बाद है मूल्य की समान इकाई का अभाव, यानी लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उस समय में एक समस्या ये भी आती थी कि जो चीज आप, मूल्य की समान इकाई का अभाव का मतलब है कि जो चीज आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास घोड़े हैं, आप घोड़े दे रहे हैं, बदले में गाय ले रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल था कि आपके गाय का मूल्य क्या है, यानी जो गाय आप ले रहे हैं और घोड़े जो दे रहे हैं उनका मूल्य क्या है। उस समय में एक घोड़े और गाय का मूल्य बराबर होता था। आज अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी गाड़ी का मूल्य क्या है, तो आप तुरंत कह देते हैं कि भाई 5 लाख या 4 लाख रुपए। लेकिन यही अगर आप उस समय बार्टर सिस्टम में आपसे पूछा जाता, तो आपको जवाब मिलता कि मेरी जो गाड़ी का मूल्य है वो 5 गायों के बराबर, 4 भैंसों के बराबर, घोड़ों के बराबर है। उदाहरण के लिए यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आपकी कार का मूल्य क्या है, तो आपका उत्तर आज के समय में, क्योंकि मनी है तो 5 लाख। क्या आप यही उत्तर जो बार्टर सिस्टम था उसमें दे सकते थे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, श्योरली नॉट। ऐसी सिस्टम में, ऐसी प्रणाली में आपकी कार का मूल्य घोड़े, गाय, भैंस आदि के रूप में ही तय होता, निर्धारित होता, क्योंकि उस प्रणाली में मुद्रा नहीं पाई जाती थी। यह स्थिति बहुत ही अजीब होती थी और हास्यप्रद का मतलब है बहुत बेढंगी और हंसने योग्य होती थी। इसके अलावा मूल्य की समान इकाई के अभाव में आज आप अकाउंट्स बुक लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट ये सारा कुछ लिखते हैं, तो उस समय में जब वस्तुओं का वस्तुओं के रूप में लेन देन होता था, तो अकाउंट सिस्टम भी नहीं था। अकाउंट सिस्टम भी डेवलप कब से हुआ? जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ। ओके, तो क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जब वस्तुओं को वस्तुओं के लिए एक्सचेंज किया जाता तो उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्री नहीं होती है। यदि किसी एक वस्तु का मूल्य बाजार में किसी दूसरे वस्तु के रूप में निर्धारित होता है, तो इस स्थिति में किसी लेखांकन प्रणाली का डेवलपमेंट या विकास नहीं हो किया जा सकता। तीसरा है भविष्य में किए जाने वाले ठेके के